हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। बच्चों, ये जो है कम्युनिटी टैब, जो मैंने कल के कम्युनिटी टैब में जितने भी क्वेश्चंस डाले थे, ये उसका वीडियो सॉल्यूशन है। 80% स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर इसका वीडियो सॉल्यूशन बना के दे दीजिएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्केप वेलोसिटी है अर्थ से। ओके, और फिर कहता है कि दूसरा प्लैनेट है जिसका मास एंड रेडियस जो है, मास अर्थ के सेम ही है, जितना मास अर्थ का उतना मास अनदर प्लैनेट का है। और रेडियस के बारे में कहता है कि रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट इज 1/4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट। ठीक है, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट। तो देखो, सबसे पहले जो स्केप वेलोसिटी होता है, जो स्केप वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अर्थ के लिए √2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो दूसरे प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा ये बताओ। दूसरे प्लैनेट के लिए हो जाएगा √2g मास ऑफ अनदर प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट। जब दोनों, एक काम करो, दोनों को क्या करो ना कि दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट बाय स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अंडर रूट में 2g मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, और इधर हो जाएगा आपका, डिवाइड कर रहे हो ना तो रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर चला जाएगा और 2g मास ऑफ अर्थ। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जितना मास ऑफ प्लैनेट है उतना ही आपका मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से ये टोटल कट जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अनदर प्लैनेट बाय वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ बाय अंडर रूट रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है ठीक है, और दूसरे प्लैनेट का रेडियस कितना है, अर्थ के रेडियस के 1/4 टाइम्स। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ काट दो। ठीक है, और आपका जो स्केप वेलोसिटी होगा अनदर प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो आपका जो स्केप वेलोसिटी अनदर प्लैनेट बाई स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना आया, 2 आया। और आपका अर्थ का स्केप वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से आप आराम से स्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट निकाल सकते हो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए जरा कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने सही वोटिंग किया था। इस क्वेश्चन पे 57%, 57% यानी तकरीबन 60% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर को टिक किया, 44.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मात्र 26% बच्चे ही हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को टिक किया है। ठीक है, तो हल्का आप लोग सुधार करो। चलो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेम द गैस डेट कैन रीडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको उस गैस का नाम बताना है जो आराम से KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर दे। ठीक है, तो देखो KMnO4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सबसे पहला तो आप ये जानो, और इसको जो डीकलराइज कर सकता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट ही डीकलराइज कर सकता है। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट ही डीकलराइज कर सकता है। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट ही डीकलराइज करेगा तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास ऑप्शन में है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपके पास ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपके पास ऑप्शन में है P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और 5वां ऑप्शन जो मैंने अपने से दिया था, मेरे को नहीं पता, और 13% बच्चों ने लिख भी दिया कि सर मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो देखो KMnO4 को डीकलराइज करने के लिए हमें चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास इन चारों में से कौन सा है। तो आप गौर करोगे तो जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड पे गौर करोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का। तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट बचता है वो केवल सल्फर डाइऑक्साइड, और मात्र 30% कैंडिडेट्स ने टिक किया है सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। और इसका जब रिएक्शन देखोगे तो मैं इसका रिएक्शन भी चाहोगे आप तो मैं लिख देता हूँ 2MnO4 पे माइनस 5SO2 प्लस 2H2O, और इस तरीके से आपका Mn प्लस कितना निकलेगा 2 और SO4 कितना 5 और आपका H प्लस कितना निकलेगा 2 × 2 4H प्लस। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। तो जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो अकेला इस ऑप्शन में SO2 है, तो SO2 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो आपके ऑप्शन में है मोलैलिटी, फिर आपका ऑप्शन में है मोलरिटी, फिर है मोल फ्रैक्शन, और लास्ट में है वेट परसेंटेज, ठीक है। तो देखो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मोलरिटी होगा, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे वही डिपेंड करता है जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम का इस्तेमाल हो, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आए, ठीक है। तो जिसके भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो आपका मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ठीक है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों के फॉर्मूले में वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों के दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। मोलरिटी क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लीटर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका मोलरिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसे इरेज कर दे पहले। देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है इवन कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव 100% इफिशिएंसी बिकॉज वी कैन नॉट, और आपका पहला ऑप्शन है प्रिवेंट रेडिएशन, दूसरा ऑप्शन है फाइंड आइडियल रिसोर्सेज, तीसरा है रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और चौथा है एलिमिनेट फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब मैं बताता हूं ये क्यों होगा। देखो जब कार्नेट इंजन के इफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो जो उसका इफिशिएंसी होता है वो होता है, इसे एटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसके इफिशिएंसी को, वो होता है 1 - T2/T1, ठीक है। जहाँ पे T1 सोर्स का टेम्परेचर है और T2 सिंक का टेम्परेचर होता है, ठीक। तो हम T2/T1 को Q2/Q1 भी लिख सकते हैं, Q2/Q1 भी लिख सकते हैं। तो जो आपका इफिशिएंसी बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 - Q2/Q1। अब देखो जब आपका इफिशिएंसी आप चाहते हो कि इफिशिएंसी हमारा 100% हो जाए, तो 100% इफिशिएंसी होने के लिए 100% यानी कि वैल्यू 1, तो 1 होने के लिए आपका ये टोटल 0 होना चाहिए, यानी कि Q2 जो होगा ना Q2 को 0 होना चाहिए, Q2 0 होना चाहिए। सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होना चाहिए 0, एब्सोल्यूट 0, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 कहने का सेंस है कि माइनस आपका जो एकदम माइनस में चला जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में एकदम माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आपको होना पड़ेगा सिंक का, जो नहीं हो सकता। अब आप यहीं पे खुद दिमाग लगाओ लो कि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ इफिशिएंसी 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर 0 एब्सोल्यूट 0 कर दे तो, और फिर अगर हम इसका मैथमेटिकली अगर टेम्परेचर निगेटिव कर दे, Q2 का वैल्यू निगेटिव में ले आए, तब तो इफिशिएंसी 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो गया तो ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को वायलेट कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कभी भी एब्सोल्यूट 0 नहीं पहुंच सकता है। ये इसलिए
इसीलिए भी क्योंकि जब भी हमें सिस्टम में से टेम्परेचर निकालना होता है, कहीं से टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है, कहीं ठंडा करना होता है, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, वर्क डन करना पड़ता है ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, और आप जितना कूल करना चाहोगे उतना ही ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपको टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो ले जाना है तो एब्सोल्यूट जीरो ले जाने के लिए टेम्परेचर आपको इन्फिनिटी वर्क डन करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी वर्क डन करना पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में। इसीलिए हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं पहुंच सकते हैं, और न ही कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी 100% हो सकता है। ठीक है, देन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कल का। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कहता है कि फॉर स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कट इनटू टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स जो काटा है हमने उसमें लेंथ ऑफ ए इज टू लेंथ ऑफ बी का रेशियो मैंने दिया था 2:3। ठीक है, तो कहता है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ए इज गिवन बाय स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ए। ठीक है, तो देखो इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है के ये प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग के लेंथ के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा स्टिफनेस घटेगा। ठीक है, लेंथ घटाओगे आपका स्टिफनेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहता है हमने स्प्रिंग को दो हिस्सों में बांटा है, ए और बी, और दोनों का लेंथ का जो रेशियो है वो है 2:3। तो आप इसी से दिमाग लगा लो कि जब स्टिफनेस हमारा लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो क्या होगा। ठीक है, एक तरफ आप पूरे स्प्रिंग को इमेजिन करो और दूसरा तरफ केवल ए के हिस्से को इमेजिन करो। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ ए, और एक तरफ पूरा स्प्रिंग का स्टिफनेस। तो स्टिफनेस ऑफ ए बाय स्टिफनेस ऑफ होल स्प्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के तो ए वाले के सामने पूरा स्प्रिंग का लेंथ होगा एल, और के के सामने क्या होगा एल ए। ठीक है, अब पूरा जो स्प्रिंग का लेंथ है एल वो ए और बी दोनों से मिलके बना है, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, और आपका लेंथ ऑफ ए नीचे रहेगा। ठीक है, तो के ए बाई के क्या हो जाएगा एल ए प्लस एल बी, एल ए प्लस एल बी। एल ए 2x है, 2 है, और एल बी कितना है 3 है। रेशियो में 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और नीचे एल ए कितना है तो ए केवल कितना है 2, 5 में 2 हिस्सा। तो आपका केवल और केवल के ए, ठीक है, यानी स्टिफनेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 5/2, और के इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो आपका स्टिफनेस ए का कितना हो जाएगा 5/2 के। देखो इसमें बच्चों ने मात्र 25% बच्चों ने सही आंसर को टिक किया 5/2 के, और 60% से भी ऊपर बच्चों ने टिक किया है ऑप्शन 3/5 के को। तो बच्चों क्या कर रहे हो यार, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। और ये जितने भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस जो है ना, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन या तो आपके नीट में पूछे जा चुके हैं या तो आपके जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ही है, और मैंने जितना भी सॉल्व किया सब एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो जो भी मैं देता हूँ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कम्युनिटी टैब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बनाने का कोशिश करो। ये नहीं करना है कि अपने मन से जो मन में आया वो वोट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद पछता रहे हैं, ठीक, कि नहीं हम तो पढ़े ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग को पढ़ाई जम के करना है। ठीक है, अब तो ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, आप बस रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मूला का रिवीजन कर सकते हो। और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डालता हूँ बहुत सारे बच्चे बनाते हैं और सही बनाते हैं, तो उनके लिए बिग थम्स अप। और जिनसे नहीं बनता है थोड़ी सी कोशिश करो, बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं कम्युनिटी टैब में और सारे क्वेश्चन डालते रहूँगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी डालते रहूँगा, आप देखते रहो, एंजॉय करो। और कुछ कुछ टॉपिक्स भी मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए, जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या बोर्स मॉडल, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन गारंटीड होता है, 1 या 2 क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 टॉपिक मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल रहे। आप क्या चाहते हो, आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया या नहीं, आप कौन कौन सा टॉपिक चाहते हो कि जो टॉपिक शॉर्ट हो और उससे 1 या 2 क्वेश्चन फंस जाए, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।